हम लोग उसमें कुछ पॉइंट छोड़े हुए थे प्रकाश में, तो उसको आज लिख के कंप्लीट करके आज हम लोग लेंस पढ़ लेते हैं। लेंस एक छोटा सा टॉपिक आज ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी प्रश्न आपको पूछना है, अभी क्लास ओवर होगा, मैं रुकूंगा 5 मिनट के लिए, पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो देखो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक हो जाए, बस इतना याद रखिए, तो वहाँ से पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है प्रकाश का। मतलब प्रकाश विरल माध्यम में न जाके सघन माध्यम में ही वापस लौट जाता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि वहाँ प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। क्लियर है। अब ये प्रकाश का फोटान सिद्धांत हम देखते हैं। ये प्रश्न आपके परीक्षा में पूछता है, प्रकाश का नहीं पढ़ाए थे, विवर्तन नहीं पढ़ाए थे, लिखवा भी दिए हैं। कहाँ थे तुम? ये कहाँ कहाँ रहते हैं सब जी? हाँ सुनिए, इसको जल्दी जल्दी समझ लीजिए, छोटा छोटा टॉपिक है। प्रकाश का फोटान सिद्धांत है ना, इस फोटान सिद्धांत को एल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। तो आपसे यही प्रश्न बन जाता है आपके वनडे एग्जामिनेशन में कि प्रकाश का फोटान सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, या इस सिद्धांत को किसने दिया था? तो आपका उत्तर क्या होगा? एल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। अब ये सिद्धांत है क्या? तो ध्यान से सुनिए। ये हमारा जो सूरज है, सूर्य है, हमारी पृथ्वी है, सूरज से जो प्रकाश हमारे पृथ्वी पे आता है ना, प्रकाश हमारी पृथ्वी पे आता है, तो कहा जाता है कि जो प्रकाश है एक तरह की एनर्जी है, ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है। तो ऊर्जा किस रूप में पृथ्वी पे आती है? तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया कि जो ऊर्जा होती है वो छोटे छोटे बंडलों के रूप में आती है। किसके रूप में आती है? छोटे छोटे बंडलों के रूप में आती है। इसी छोटे छोटे बंडलों को उन्होंने क्या कहा था? फोटान बोला था। क्या बोला था बेटा? फोटान। तो इसीलिए इस सिद्धांत को कहते हैं प्रकाश का फोटान सिद्धांत, है ना, या एल्बर्ट आइंस्टीन का फोटान सिद्धांत। अगर ये प्रश्न आपके पीसीएस में भी बन चुका है, वनडे में भी बनेगा, ठीक है ना। पूछता है कि फोटान किसे कहते हैं, तो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों को फोटान कहा जाता है। ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों को फोटान कहे। बंडल कहो, बंडल कहो या पैकेटो, है ना। तो सूर्य से जो ऊर्जा आती है वो किस रूप में आती है? अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य से जो ऊर्जा आती है पृथ्वी पे वो किस रूप में आती है, तो आपका आंसर होगा बंडल के रूप में, छोटे छोटे बंडलों के रूप में, या फिर छोटे छोटे पैकेटों के रूप में हमारी पृथ्वी पे ऊर्जा आती है। ये किसने बताया था? एल्बर्ट आइंस्टीन। इसी को प्रकाश का फोटान सिद्धांत कहते हैं। बात समझ में आ गया? और इसी फोटान सिद्धांत के आधार पे ना एल्बर्ट आइंस्टीन जो थे, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में बताया था उन्होंने। किसके बारे में बताया था? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। सुने हो कभी? है ना। तो एक और इन्होंने बताया था प्रकाश विद्युत प्रभाव, है ना। तो इसी सिद्धांत के आधार पे एल्बर्ट आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की जाती है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की क्या की जाती है? व्याख्या की जाती है। ये भी प्रश्न बन चुका है आपके एग्जाम में। आपसे पूछता है कि एल्बर्ट आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किस सिद्धांत के आधार पर किया जाता है? तो कौन से सिद्धांत के? प्रकाश के फोटान के सिद्धांत के आधार पर इसकी व्याख्या होती है। और इसी के लिए प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए एल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में, कब बेटा? 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। याद रखिएगा। और ये पीसीएस का बहुत ही फेवरेट प्रश्न है, ये कई बार पूछा जा चुका है। और मैं खुद जब किसको किस पे मिला था? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1921 में मिला था। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो हेडिंग लिख लिए हैं, चलिए इसको लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी जल्दी आज ख़त्म करो, टॉपिक ज़्यादा ख़त्म करना है। हेडिंग है हो गया हो तो लिखिए इसके अनुसार
देखिए इस सिद्धांत के अनुसार, जितना फास्ट लिख सकते हो लिखिए। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है। बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है, जिसे फोटान कहते हैं, जिसे फोटान कहते हैं। यहाँ लिखा हूँ फोटान कहते हैं, जिसे फोटान कहते हैं, जिसे फोटान कहते हैं। हो गया? चलिए, फोटान कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब वहीं पे नीचे नोट करके लिख लीजिए, नोट है ना, इम्पॉर्टेंट लगा दीजिएगा इस नोट, तो बहुत बार पूछा है। लिखिए एल्बर्ट आइंस्टीन के नोट में लिखिएगा, एल्बर्ट आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या एल्बर्ट आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या इसी सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। इसी सिद्धांत के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या इसी सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। इसी सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। हो गया? किया जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए एल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए एल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में, यहाँ लिखा हूँ 1921 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, या नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जैसे इच्छा करे लिख लीजिए। एल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हो गया? अब आइए, अब एक हेडिंग और लिख लीजिए जल्दी से, इसके बारे में भी देख लेते हैं। ये भी पूछता है, पूरा व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि आप वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, है ना, तो वनडे में पूरी व्याख्या की कोई आवश्यकता है नहीं, बस उसके पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो प्रकाश की दोहरी प्रकृति, प्रकाश की दोहरी प्रकृति, है ना। तो प्रकाश की क्या पढ़ना है हमें? दोहरी प्रकृति, मतलब प्रकाश कण एवं तरंग दोनों गुण प्रदर्शित करता है, दोनों गुण प्रदर्शित करता है। प्रकाश कण एवं तरंग दोनों का गुण प्रदर्शित करता है, ये आपका प्रकाश की दोहरी प्रकृति। दोहरी का मतलब डबल नेचर ऑफ लाइट, है ना। तो डबल नेचर मतलब उसका डबल नेचर है, दोहरी प्रकृति है, मतलब प्रकाश जो है कण के गुण को भी प्रदर्शित करता है। प्रकाश किसका प्रदर्शित करेगा? कण के गुण को भी प्रदर्शित करता है और तरंग के गुण को भी प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। तो आपसे ये बार बार प्रश्न बनता है वनडे एग्जामिनेशन में
कि प्रकाश की दोहरी प्रकृति क्या है, तो आप समझ लीजिए कि जब प्रकाश कण का भी गुण प्रदर्शित करे और तरंग का भी गुण प्रदर्शित करे, उसी को हम कहते हैं प्रकाश की दोहरी प्रकृति। बात समझ में आ गया। अब यहाँ से और क्या फैक्ट पूछेगा, आपसे पूछेगा बेटा कि बताइए कि प्रकाश कण का गुण प्रदर्शित कर रहा है, तो इसके कण की गुण के बारे में किसने बताया था सबसे पहले, है ना। इस प्रकाश कण का गुण प्रदर्शित करता है तो इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो याद रखिएगा 1637 ईस्वी में, है ना। 1637 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आता है, वैज्ञानिक नहीं था वो, दार्शनिक कह लीजिए, फिलोसोफर था, दकार्ते। क्या नाम था, दकार्ते। क्या नाम था बेटा, दकार्ते। और ये पीसीएस में पूछा जा चुका है, ये पीसीएस का प्रश्न है ना। 1637 में दकार्ते ने क्या बताया था, कण के, प्रकाश के कण के गुण का व्याख्या किया था, कण के बारे में बताया था कि प्रकाश कण के रूप में संचरित होता है, कण के रूप में चलता है ना। ये पीसीएस में पूछा था, लेकिन आपके वनडे में ये नहीं पूछेगा। आपसे पूछेगा कि कण के बारे में किसने बताया था, तो याद रखिएगा न्यूटन ने बताया था। किसने बताया था, न्यूटन ने। तो आप याद रखिएगा किसने बताया था, न्यूटन। तो प्रकाश के गुण, कण के गुण की व्याख्या किसने किया था, न्यूटन ने किया था। क्लियर होगी बात। तो दोनों मैंने इसलिए बताया कि अगर आपके प्रश्न के अंदर, है ना, 4 ऑप्शन होते हैं, अगर उन 4 ऑप्शनों में दकार्ते दिया होगा तो आपको दकार्ते पे मार के आना है ना। होता है ना कि सर अगर दोनों दिया हो तब क्या करेंगे, न्यूटन पे मार के आएंगे कि दकार्ते पे। तो सबसे पहले दकार्ते बताया था, सर्वप्रथम बताया था, उसके बाद न्यूटन बताए हैं, इसलिए आप किस पे मार के आएंगे, दकार्ते पे मार के आएंगे। इसमें से कोई भी दिख जाएगा अगर एक, तो उस पे मार के आना है। बात समझ में आ रहा है। नहीं तो आप रट के जाओगे न्यूटन न्यूटन, कहीं दे दिया दकार्ते ऑप्शन में, तो क्या करोगे, कहोगे तो हम तो जानते थे न्यूटन किया है, अब जान लो दकार्ते भी किया था। ठीक है ना। ये तो वैज्ञानिक है, लेकिन ये कौन था, ये फिलोसोफर था, दार्शनिक था। बात समझ में आ रहा है। अब आपसे पूछेगा कि तरंग सिद्धांत किसने दिया था भाई, तरंग सिद्धांत आप लोग बताइए। हाइगेंस ने। किसने दिया था, हाइगेंस ने 1678 में। किसमें, और न्यूटन ने दिया था 1675 में। किसमें, ये 75 है, 5 है, 1675 ईस्वी में न्यूटन ने बताया था, और 1678 में हाइगेंस ने और हाइगेंस ने बताया कि जो है प्रकाश जो है हमारा तरंग के रूप में चलता है। प्रकाश किस रूप में चलता है, तरंग के रूप में चलता है। और इसमें यंग नाम का एक वैज्ञानिक आएगा, वो प्रूफ करके बताएगा कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। ठीक है ना। तो वो व्याख्या में नहीं जाना है, बस आप ये फैक्ट जानते रहिए। ठीक है ना। चलिए लिख लीजिए, लिखिए प्रकाश की दोहरी प्रकृति। उसके अंदर देखिए प्रकाश कण एवं तरंग दोनों गुण प्रदर्शित करता है। देखना हिल जाएगा बच्चा आराम से। ठीक है। तो प्रकाश किसके, कण एवं तरंग दोनों के गुण को प्रदर्शित करता है। लिखिए अब कल से गेट बंद कर दूंगा जो लेट करके आएगा, बता दे रहा हूँ। आप लोग मत पढ़िए, कोई मतलब नहीं। 10 मिनट, 1 मिनट का महत्व होता है, तुम लोग 10 मिनट, शर्म नहीं आ रहा है, लज्जा नहीं आ रही है, ट्रेन वालों के लिए थोड़ी सी रियायत है, लेकिन जो घर से आता है, रूम लेके रह रहा है, वो आता है। दूर वाले तो पहले आ सकते हैं, 4 बजे भोर में उठिए। ट्रेन आ जाता है तो तुमको ट्रेन से क्या दिक्कत है। तो जब गिरता है उससे पहले आ जाया करो। तुम ऐसे निकलती होगी कि गिरते टाइम ढाले पे पहुंच जाती होगी। नहीं तो टाइम चेंज कीजिए, हमेशा एक ही टाइम पे ढाले पे मत पहुंचिए। चलिए हम अपना बाइकवा हिला लेते हैं तो साइकिलिया नहीं हिला लेगा। हाँ, ये हो गया प्रकाश कण एवं तरंग दोनों गुण प्रदर्शित करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पॉइंट बना के लिख लो, नोट करके लिखिए। प्रकाश के कण सिद्धांत की व्याख्या, प्रकाश के कण सिद्धांत, प्रकाश के कण सिद्धांत की व्याख्या सर्वप्रथम
प्रकाश के कण सिद्धांत की व्याख्या सर्वप्रथम 1637 ईस्वी में दकार्ते नामक दार्शनिक ने किया था। हाँ, ये देखो, ये पूछा गया इसलिए मैं लिखवा दिया हूं। ये पीसीएस का प्रश्न है, वहां से वन लाइनर उठा के वनडे में दे देता है, इसलिए वन लाइनर इसलिए मैं बता दिया हूं। लेकिन आपके लिए ये जानकारी रखे रहो, आपके काम आएगी, है ना। हाँ, नीचे फिर लिखिए, प्रकाश के कण सिद्धांत की व्याख्या सर्वप्रथम 1637 में दकार्ते नामक दार्शनिक ने किया था या फिर बताया था। बात समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट लिखिए, 1675 में प्रकाश के कण सिद्धांत की व्याख्या न्यूटन ने किया था। दो लोग किए थे, तो सबसे पहले दकार्ते के बाद न्यूटन, है ना। तो 1675 में प्रकाश के कण सिद्धांत की व्याख्या न्यूटन ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, प्रकाश के तरंग सिद्धांत की व्याख्या की व्याख्या 1678 में हाइगेंस ने किया था। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पॉइंट बना के, ये विद्युत चुंबकीय सिद्धांत मैक्सवेल ने दिया था, है ना। तो ये याद रखिएगा, ये सब प्रश्न बन चुके हैं, इसलिए इसको पॉइंट में लिखवा रहा हूं। हो गया, जल्दी लिखिए। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत मैक्सवेल द्वारा दिया गया था, मैक्सवेल ने दिया था। हो गया। चलिए अब जल्दी जल्दी बताइए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो बताओ, प्रकाश का फोटॉन सिद्धांत किसने दिया? प्रकाश का विद्युत प्रभाव सिद्धांत किसने दिया? एल्बर्ट आइंस्टीन। उसके लिए कब उनको नोबेल पुरस्कार मिला था? ठीक है। और प्रकाश के फोटॉन सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा किस रूप में आती है? छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में, जिसे क्या बोला जाता है? फोटॉन बोला जाता है। ध्यान कहाँ है? इन्हीं छोटे छोटे ऊर्जा के बंडलों को हम फोटॉन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फोटॉन के नाम से जानते हैं। चलिए अब बताइए, प्रकाश की दोहरी प्रकृति का क्या मतलब है? प्रकाश के कण सिद्धांत की व्याख्या सबसे पहले किसने किया? कब किया? उसके बाद किसने किया? कब किया? ठीक है। प्रकाश के तरंग सिद्धांत के बारे में किसने बताया? कब बताया? ठीक है। और विद्युत चुंबकीय सिद्धांत को किसने दिया? मैक्सवेल ने दिया। इतना पॉइंट आपको याद होना चाहिए। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हम लोग एक नए हेडिंग पे आते हैं और आज हम लेंस पढ़ के लेंस को खत्म कर देते हैं। ठीक है ना। लेंस पढ़ने के बाद हम मानव नेत्र पढ़ेंगे, क्योंकि लेंस से संबंधित रिलेटेड है वो। अब आइए लेंस। चलिए अब ध्यान से दिमाग खोल के बात को सुनिए, है ना। तो मैं बताऊं, इधर रीढ़ की हड्डी सीधा करके इधर देखिए। लेंस किसे कहते हैं बेटा? लेंस क्या होता है? लेंस का डेफिनेशन किसी को पता हो तो बताओ। आपकी परीक्षा के लिए डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बताइए अगर याद हो तो। देखो, कहता है कि लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जिसके दोनों पृष्ठ गोलीय हो, या एक पृष्ठ गोलीय हो और दूसरा पृष्ठ समतल हो। उसको हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा परिभाषा है बेटा, ध्यान से समझना। कहता है लेंस किसे कहते हैं? तो लेंस एक ऐसा पारदर्शी
दर्शी माध्यम होता है। पारदर्शी का मतलब होता है, पारदर्शी माध्यम होता है, माध्यम जिसके आर पार हम देख सकते हैं। पारदर्शी का मतलब जिसके आर पार हम देख सकते हैं। तो लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जिसके दोनों पृष्ठ, जिसके दोनों पृष्ठ, पहला पृष्ठ और ये दूसरा पृष्ठ, दोनों क्या हो, गोलीय हो। क्या हो बेटा, गोलीय हो, या एक पृष्ठ गोलीय हो और दूसरा पृष्ठ समतल हो। बात समझ में आ रहा है? तो ये हमारा गोलीय है, ये क्या है, गोलीय, ये गोलीय पृष्ठ है, और ये भी क्या है, गोलीय है, और ये भी क्या है, गोलीय, और ये क्या है, समतल है। तो दो तरीके से बोलना, ध्यान सुनो। लेंस ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जिनके दोनों पृष्ठ गोलीय हो, या एक पृष्ठ गोलीय हो और एक दूसरा समतल हो, उसको हम लेंस कहेंगे। क्लियर है? बोल लोगे तो बोलो, लेंस किसे कहते हैं बेटा? लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जिसके दोनों पृष्ठ गोलीय हो, या एक पृष्ठ गोलीय और दूसरा समतल, उसको हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना? इसको लिख लीजिए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। एक एक समझते जाओ, लिखते जाओ। लिखो, लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है हाँ, लेंस एक ऐसा, मैं लिख रहा हूँ, लिखो साथ में। लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है, माध्यम होता है जिसके दोनों पृष्ठ गोलीय हो, या एक पृष्ठ गोलीय एवं दूसरा पृष्ठ समतल हो। ठीक है ना? समतल हो। समतल हो, ठीक है? उससे हम क्या कहेंगे, लेंस कहेंगे। ये बना लीजिए, बना के लिख लीजिए गोलीय, एक तरफ लिख लीजिए गोलीय और समतल। बढ़िया से बनाना। चला, ये कौन टाइम है? वो तो हम भी जानते हैं लेट हो गया। बाबू, पढ़ने के लिए आप लोग टाइम का थोड़ा ख्याल रखिए। हो गया? बना लिए फिगर? चलिए अब देखिए ध्यान से, अब ध्यान से देखो बेटा। अब कहता है कि जो लेंस होता है ना, जो लेंस होता है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है अवतल लेंस। क्या होता है? अवतल लेंस। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस, है ना? या फिर इसी को क्या बोलते हैं? अपसारी की अभिसारी। याद रखना, ये बहुत भूलता है। अपसारी लेंस, क्या बोलते हैं इसको? अपसारी लेंस। ठीक है ना? और सुनो, और एक होता है उत्तल लेंस। इसको क्या बोलते हैं? अभिसारी। क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस। इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर है? अब आइए, कहता है कि लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल लेंस होता है और एक उत्तल। दर्पण में भी हमने पढ़ा था एक अवतल दर्पण और एक उत्तल। तो वहां पे बड़ा कंफ्यूजन होता है। देखो, दर्पण का जो भी पढ़े वो दर्पण में याद रखिएगा, लेंस में जो पढ़ेंगे वो लेंस में याद रखना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, घाल मेल कर देते हैं दर्पण का लेंस में, क्योंकि अवतल अवतल सेम सेम नेम है। नाम में आप जब भी ऑप्शन टिक कीजिएगा तो देखिएगा कि अवतल के बाद लेंस लिखा है कि दर्पण लिखा है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा।
ठीक है ना। कई बच्चे केवल अवतल देखते हैं, अगवा नहीं देखते हैं कि लेंस लिखा है कि दर्पण मार के चले जाते हैं, और इस तरह से क्या होता है, प्रश्न आपका गलत हो जाता है। ठीक है ना। तो देखिए अब अवतल लेंस किसे कहते हैं और उत्तल लेंस किसे कहते हैं, बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है ना। कहता है कि अवतल लेंस, जो लेंस बीच में पतले, जो लेंस क्या हो बेटा, बीच में पतले हो, बीच में क्या हो, पतले हो, और किनारों पर मोटे हो, क्या हो, मोटे। तो ये किनारा है, किनारे पे है, और ये बीच में है। ठीक है ना। तो बीच में क्या है बेटा, पतले, और किनारों पर मोटे, उस लेंस को कहते हैं अवतल लेंस। क्या कहते हैं, अवतल लेंस। तो अगर आपसे परीक्षा में या फिर कहीं भी डेफिनेशन अगर आपको दे दे उसमें कि निम्नलिखित में से अवतल लेंस की क्या डेफिनेशन है या अवतल लेंस किसे कहेंगे, तो आप देखना कि उसमें ये वाला डेफिनेशन दिया है कि नहीं, है ना। क्या कहोगे, जो लेंस बीच में पतला किनारे पर मोटा होगा उस लेंस को कहेंगे अवतल लेंस। कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, उत्तल लेंस क्या होगा बेटा, जो लेंस बीच में मोटा, जो लेंस बीच में मोटा हो, बीच में क्या है, ये मोटा है, क्या है, और किनारों पर पतला है, वो लेंस क्या होगा, उत्तल लेंस होगा। इसका उल्टा है, तो जो लेंस बीच में मोटा और किनारों पर पतला उसको हम क्या कहेंगे, उत्तल। उत्तल माने उठल, याद रखिएगा, उत्तल माने उठल, उठल फूला फूला, ठीक है ना, उसको हम क्या कहेंगे, उत्तल लेंस कहेंगे, याद रखिए, कॉन्वेक्स लेंस कहेंगे। क्लियर है। अब सुनिए, कहता है कि जो अवतल लेंस होता है ना बेटा, ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये। कहता है कि जो अवतल लेंस है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। आपको सारे प्रकार नहीं पढ़ना है, लेकिन केवल नाम जानते रहना है। नाम क्या करना है, जानते रहना है। पहला है उभयावतल लेंस, उभयावतल लेंस, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं बेटा कॉनकेव लेंस, ठीक है ना। दूसरा जो होता है बेटा उसको बोलते हैं उत्तलावतल लेंस। क्या नाम है, उत्तलावतल लेंस। इसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस। और तीसरा होता है समतलावतल लेंस, समतलावतल लेंस। इसको बोलते हैं प्लेनो कॉनकेव लेंस, है ना। उसी तरह से उत्तल लेंस भी कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। नाम आपको जानते रहना है। एक होता है बेटा उभयोत्तल लेंस। क्या होता है, उभयोत्तल लेंस। इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। एक होता है बेटा, याद रखना है आपको, अवतलोत्तल लेंस। क्या होता है, देखो थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन मेरा है, खाते हो ना, टेढ़ा है मगर मेरा है, प्रचार आता है ना, तो आप ही का है, याद करना है। इसको बोलते हैं अवतलोत्तल लेंस। इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। और तीसरा जो आता है समतलोत्तल लेंस आता है। क्या आता है, समतलोत्तल। हाँ वह तो यही में कंफ्यूजन भी होगा। तो इस तरह से बेटा उत्तल लेंस भी कितने प्रकार का, बात नहीं करो सचिन, कितना बात करता है जी। देखो ध्यान से, उत्तल लेंस भी कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। तो तीनों अब नाम आपको ध्यान देना है। अगर पूछे कि अवतल लेंस कितने प्रकार, क्या बताना है, 3। कौन कौन है भैया, उभयावतल लेंस, उत्तलावतल लेंस, समतलावतल लेंस। इसमें आ है, इसमें ओ है। तो याद रखना है, अवतल में आ, उत्तल में ओ। क्या याद रखना है, आ और ओ। ठीक है।
तो अब आपकी बारी, आप बोलिएगा अवतल लेंस किसे कहते हैं बेटा? उसको अवतल लेंस कहते हैं। कितने प्रकार का होता है? तीनों नाम बताओ। ठीक है। उत्तल लेंस किसे कहते हैं? उसे उत्तल लेंस कहते हैं। और इसके तीन होते हैं, तीनों का नाम बताओ। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और ये परीक्षा में खूब आता है, आप याद करके आते हो, परीक्षा में आप याद करके जाते हो अवतल लेंस, उत्तल लेंस, और परीक्षा में ऑप्शन में क्या देता है? अपसारी लेंस। और बच्चा कहता है कहाँ से पूछ दिया, तो आप ये भी याद करके रखिए, दिमाग में फिट कर लो कि अवतल माने अपसारी और उत्तल माने अभिसारी, है ना? क्योंकि एग्जाम में ये तो सब कोई रट के जाता है, उत्तल अवतल, अभिसारी और अपसारी में बच्चे फंस जाते हैं। इसीलिए आपके ऑप्शन में आप ढूंढते हो, ऑप्शन में कहाँ दिया? अवतल लेंस, दिया रहता है क्या? अपसारी लेंस ऑप्शन में दिया रहता है, इसीलिए इसको याद करके जाना है। ठीक है ना? हाँ, इंग्लिश पेपर होता है तो एक तरफ इंग्लिश वाला भी होता है, हिंदी वाला भी होता है। ना समझ में आता आप इंग्लिश को भी देख लिया करो, है ना? ये बुद्धिमानी होता है, जो हिंदी वर्ड ना समझ में आता है थोड़ा बहुत इंग्लिश में आदमी देख लेता है। ठीक है, अब लिखिए लेंस का परिभाषा। दर्पण में नहीं होता है, लेंस में ही लिया जाता है इसको। ठीक है ना? दर्पण में नहीं लिया जाता है। हाँ, लिखिए लेंस दो प्रकार के होते हैं। ऐसे लिख लो ना, ऐसे लिख लो, ऐसे लिखोगे चार्ट बना के, ऐसे चार्ट बना के लिखो, यहाँ परिभाषा लिख के फिगर बना लेना, फिर यहाँ पे परिभाषा लिख के फिगर बना लेना। अब तो परिभाषा मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, नहीं है ना? जो लेंस बीच में पतला एवं किनारे पर मोटा होगा उसको हम अवतल लेंस। अब परिभाषा खुद बना सकते हो बच्चा लोग। आज जितना जल्दी लिख सकते हो लिख लो, फिर हम अगला पॉइंट देखें इसमें। इसको तब तो जो है, आओ सुनो, ये हो गया ना? अब ध्यान से देखो, यहाँ पे, यहाँ से हमें पढ़ना है, प्रश्न आता है उत्तल लेंस, है ना? उत्तल लेंस, यहाँ से प्रश्न खूब आता है भर भर के आपके परीक्षा में, तो इसको भी हम देख लेते हैं। कहता है बेटा कि जो उत्तल लेंस है इसका उपयोग पूछता है। क्या पूछता है? उपयोग। तो आप कम से कम 3 उपयोग अपने दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए, क्योंकि वहां से प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। पहला उपयोग आप क्या याद रखोगे? घड़ीसाज। क्या याद रखोगे? जो घड़ीसाज होता है, घड़ीसाज किसे कहते हैं बताइए भाई? घड़ीसाज। जो घड़ीसाज होता है बेटा, घड़ी के छोटे छोटे जो पुर्जे होते हैं, उन छोटे छोटे पुर्जों को देखने के लिए जिस लेंस का प्रयोग करता है वह कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। ये प्रश्न कई बार आपके एग्जामों में पूछा गया है कि घड़ीसाज घड़ी के छोटे छोटे पुर्जों को देखने के लिए किस लेंस का उपयोग करता है? तो आपका उत्तर क्या होगा? उत्तल लेंस का उपयोग करता है। किस लेंस का उपयोग करता है? उत्तल लेंस का उपयोग करता है। याद रहेगा? तो इसको याद रखिएगा। तो घड़ीसाज घड़ी के छोटे छोटे, घड़ीसाज का मतलब जो घड़ी बनाता है ना? जो घड़ी बनाता है उसको क्या बोलते हैं? घड़ीसाज। तो घड़ी के छोटे छोटे पुर्जे देखने के लिए, छोटे छोटे पुर्जे देखने में इसका उपयोग होता है। दूसरा ध्यान दो, दूसरा कहता है इसका उपयोग कौन करेगा? डॉक्टर। कौन करेगा बेटा? डॉक्टर। किसका किसका जांच करने में? आँख, नाक, कान। आँख, नाक, कान। मतलब आँख, नाक के अंदर अगर किसी चीज को देखना हो उसको, या कान के अंदर देखना हो, तो किस लेंस का उपयोग करेगा? लेकिन यहीं पे दर्पण में जाएंगे तो कौन सा? यहीं पे कंफ्यूज, हाँ ठीक है उत्तल है, यहीं पे कंफ्यूजन होता है। तो आप ये देखिएगा कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन के अनुसार ये आंसर सही मारा जाता है। दर्पण में देगा तो अवतल दर्पण में मार के आइएगा, और लेंस में देगा तो उत्तल लेंस में मार के आइएगा। क्लियर हो गई बात? अब आइए तीसरा,
तीसरा पॉइंट याद रखिएगा बेटा, जो सूक्ष्मदर्शी होता है, क्या होता है? सूक्ष्मदर्शी, है ना, सूक्ष्मदर्शी, या फिर जो दूरदर्शी होता है, दूरदर्शी, या जो फोटोग्राफिक कैमरा होता है, जो फोटोग्राफिक कैमरे में यूज किया जाता है, वो कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। तो आप याद रखिएगा, ग्राफिक कैमरे में, कैमरे के लेंस में या कैमरे में, है ना, कैमरे में हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। एक बार पूछा गया था पीसीएस से, बार बार हम घुस जाते हैं। देखो वहाँ प्रश्न, क्योंकि मैं पढ़ा हुआ हूँ, उसी सब चीज़ की तैयारी किया हूँ, इसीलिए वहाँ से प्रश्न आ जाता है। प्रश्न पूछ दिया था कि जो मानव नेत्र है, मनुष्य का जो आंख है, वो किस लेंस की भांति व्यवहार करता है या किस लेंस की तरह व्यवहार करता है? तो क्या बताओगे? उत्तल लेंस। तो मानव का जो आंख होता है, मानव का जो आंख होता है, मानव का आंख या फिर नेत्र कहो, कुछ भी कह लो, है ना, तो ये किसके तरह? उत्तल लेंस। जो हमारा आंख है, देखो ऐसे ही ना बनावट है बेटा, ये बनावट किसका है? इसको सीधा करो तो ऐसे नहीं बनेगा। कौन सा लेंस है ये? उत्तल लेंस है ना। तो याद रखिएगा, हमारे आंख में कौन सा लेंस? उत्तल लेंस होता है। क्लियर हो गई बात? अब आइए, अब यहाँ से थोड़ा नोट करके ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है आपके एग्जामों में। आपसे पूछा जाता है बेटा, कहता है कि जो पानी का बुलबुला होता है, पानी का जो बुलबुला होता है, पानी के अंदर हम देखते हैं पानी का बुलबुला बनता है ना, या बरसात के दिनों में पानी का बुलबुला होता है। तो आपसे पूछता है कि पानी का बुलबुला किस लेंस की तरह व्यवहार करता है? तो जो पानी का बुलबुला होगा ना, वो अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। ये बहुत बार पूछा गया है प्रश्न, है ना, क्योंकि जो पानी का बुलबुला होता है, जो हवा से भरा रहता है, पानी का गोल गोल बुलबुला देखे हो ना, तो बीच में खाली होता है। क्या होता है बेटा? खाली। जब बीच में खाली होगा तो वो किस लेंस की तरह व्यवहार करेगा? अवतल लेंस। अवतल का मतलब कॉनकेव, काटेंगे तो बीच में खाली गड्ढा रहेगा ना, तो कॉनकेव। और दूसरा आपसे प्रश्न पूछा है कि जो ओस की बूंद होती है, ओस की बूंद, वो किस लेंस की तरह व्यवहार करता है? तो जब ओस की बूंद आएगा तो आपका उत्तर हो जाएगा उत्तल लेंस। ओस की बूंद किस लेंस की तरह? क्यों? क्योंकि ओस की बूंद बीच में खाली नहीं रहता है, वो क्या रहता है? पूरा भरा रहता है। बात समझिएगा। और जो पानी का बुलबुला होता है, बुलबुला बनता है, वो उसमें गैस होता है, वो खाली रहता है, अंदर से हवा भरा रहता है। बात समझ में आ रही है? जब हवा भरा रहेगा बुलबुले में तो वो किस लेंस की तरह? अवतल। और जो ओस की बूंद भरा भरा रहेगा वो, ये दोनों प्रश्न बन चुके हैं, बहुत बार पूछा है एग्जामों में, है ना। तो 2 पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। आपसे पूछा है पानी का बुलबुला, पानी का बुलबुला का बुलबुला, गाना सुने हो एक है, बुलबुला रे बुलबुला, कितने लोग सुने हैं? तो पानी का जो बुलबुला है वो किस लेंस की तरह बेटा? अवतल लेंस, अवतल लेंस। और अगर आपसे पूछे कि ओस की बूंद, क्या पूछे? ओस की बूंद, ओस की बूंद किस रूप में व्यवहार करता है? तो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। बात समझ में आ गया? इतना पॉइंट लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। हाँ चलिए देखिए ध्यान से, ये खाली है, खाली का मतलब इसमें वायु भरा है। क्या भरा है बेटा? वायु, हवा भरा है, तभी तो बुलबुला बना है। अब देखिए आपसे पूछता है बेटा, ध्यान से देखना, आपसे पूछता है कि लेंसों के लिए, किसके लिए बेटा? लेंसों के लिए, सतवें में लिखो ना, यू भी तथा एफ में संबंध पूछता है। यू भी एफ में, आप लोग छोटे में पढ़े होंगे, हाई स्कूल में पढ़े हैं। यू भी एफ में संबंध पूछता है, तो बस आप सूत्र याद रखिए, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये आपको याद रहना चाहिए। लेंस में माइनस हो जाएगा, और यही दर्पण में पूछेगा तो बेटा, अगर दर्पण में पूछेगा तो आप इस सूत्र को याद रखिएगा, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो बस ये अंतर होता है दर्पण में और लेंस में, है ना। जहाँ पे v का मतलब होता है प्रतिबिंब की लंबाई या प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, और u का मतलब होता है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, और f का मतलब होता है फोकस दूरी। पढ़े हैं ना, फोकस दूरी। ये सूत्र फार्मूला लिख लीजिए। और ये दर्पण के लिए है, दर्पण वाला भी कहीं लिख लीजिएगा कि ध्यान पे रहेगा, लेंस में माइनस कर देना है, दर्पण में प्लस कर देना है, ठीक है।
ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। किस लेंस के लिए कौन सा ऋणात्मक होता है वो आपको याद रखना है। अवतल लेंस के लिए u का मतलब वस्तु की दूरी और फोकस दूरी दोनों ऋणात्मक होती है, और उत्तल लेंस के लिए केवल u का मान ऋणात्मक होता है ना। u का मान ऋणात्मक होता है। आप लोगों का प्रश्न तैयार है, अब कल आएगा आप लोगों का प्रश्न। बस रहने दीजिए, कल ही बाद में ख़त्म होगा। अब 2 हेडिंग टाइम हो गया। हाँ तुम तो कह रहे हो ख़त्म कर